लेखा शास्त्र कक्षा 12 के लिए आज हमारा टॉपिक रहेगा साझेदारी खाते एवं साझेदारों का नए साझेदारों का प्रवेश, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा कि जब नए साझेदार किसी फर्म में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उस समय क्या क्या परिवर्तन किए जाते हैं, क्योंकि जो पुराने साझेदार पहले से उसमें विद्यमान होते हैं उनके द्वारा संपत्तियों और दायित्वों का किस रूप में निर्धारण किया जाता है और पुराने संपत्तियों का नए साझेदारों के प्रवेश पर और पुराने दायित्वों का नए साझेदारों के प्रवेश पर किस तरीके से निराकरण किया जाता है, किस तरह से फैसला किया जाता है। तो हमारा हेडिंग रहेगा आज का संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए, विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार नए साझेदार की उपस्थिति में साझेदारी फर्म की सभी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। क्या कह रहा है? विद्यमान साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदार नए साझेदार की उपस्थिति में, पुराने साझेदार क्या करते हैं, जब नया साझेदार एंट्री कर लेता है तो उसकी उपस्थिति में क्या करते हैं, पुरानी संपत्तियों, सभी फर्म की पुरानी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करते हैं। मतलब कि वर्तमान समय में उन संपत्तियों और दायित्वों का क्या वैल्यू है, उन संपत्तियों और दायित्वों का क्या मूल्य आंका जा सकता है, यह निर्धारित करते हैं। संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए हानि होती है। क्या कह रहा है? संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए हानि होती है। यदि मान लीजिए संपत्तियों के मूल्य में अचानक से कमी आ गई है और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो गई है, तो वो क्या होगा, फर्म के लिए हानि होगा। क्योंकि जब संपत्तियों का मूल्य बढ़ता है तो उस सिचुएशन में संपत्तियों से अधिक लाभ मिलता है, और यदि उस लाभ को क्या करेंगे, पुराने साझेदार आपस में बांट लेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि पुराने दायित्वों में यदि अचानक से वृद्धि हो जाए तो उन दायित्वों को फुलफिल कौन करेगा, पुराने साझेदार करेंगे। तो इसके लिए उनको क्या होगी, इससे हानि होगी। इसके विपरीत संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी फर्म के लिए लाभ होता है। ये टॉपिक आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो लाइन दिया है कि संपत्तियों के मूल्य में कमी और दायित्वों के मूल्य में वृद्धि फर्म के लिए क्या होती है, हानि होती है, और इसके विपरीत संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि और दायित्वों के मूल्य में कमी फर्म के लिए लाभ होता है। इतना चीज़ हमारे क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आगे देखिए, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना क्या आवश्यक है, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। कह रहे हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय विद्यमान साझेदारी व्यवसाय का आर्थिक चिट्ठा पुराने साझेदारों का होता है। इन आपसी मतभेदों और विवादों को दूर करने के उद्देश्य से नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। क्या कह रहा है कि यदि मान लीजिए नए साझेदार जब प्रवेश करेंगे तो उस समय पुराने साझेदार क्या रहेंगे, पहले से उसमें कार्यरत हैं, तो वो उसमें अपना कुछ संपत्ति भी लगाए हैं, उसमें अपना पूरा मेहनत लगाए हैं, तो उनका क्या कहना रहेगा कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय हम फर्म के वैल्यू को क्या करें, आंक लें, फर्म की वैल्यू को निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग हम उस नए साझेदार, जो नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, उससे पूंजी और गुडविल की मांग करें। क्योंकि जब उस समय पुरानी संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य नहीं निकाला जाएगा तो आने वाले भविष्य में पुराने और नए साझेदारों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद हो सकते हैं। उन लोगों में आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जिससे कि उनको व्यवसाय करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, नए साझेदारों और पुराने साझेदारों के बीच में क्या करें, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन। क्या लेखांकन किया जाता है, क्या एंट्री की जाती है। नए साझेदारों के प्रवेश पर संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के थ्रू क्या क्या एंट्रियां की जाती हैं। पहला, संपत्तियों और दायित्वों के
पुनर्मूल्यांकन का लेखांकन करने के उद्देश्य से पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता खोला जाता है। यह खाता नाम मात्र होता है। इसको देखिए, इसके अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसमें हानियों को डेबिट की तरफ और लाभों को क्रेडिट की तरफ दिखा करके क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। आगे देखिए, आवश्यक खाते खोलना। नए साझेदारों के प्रवेश के संबंधित प्रश्नों में निम्नलिखित आवश्यक खाते खोले जाते हैं। पहला, लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता। देखिए कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। दूसरा है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके थ्रू हम लोग लाभ हानि निकालते हैं। और पुराने साझेदारों के पूंजी खाते के थ्रू हम लोग साझेदारों के संपत्तियों को, साझेदारों के हिस्से को निकालते हैं। आगे आया है नए साझेदारों के पूंजी खाते, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया साझेदार कितना पूंजी के रूप में लाया है, कितना ख्याति के रूप में लाया है, ये उसके खाते के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। फिर आता है ख्याति खाता, गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट हम लोग इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंपनियों, फर्मों के पुरानी ख्यातियाँ भी रहती हैं और नया साझेदार जो एंट्री करता है वो भी ख्याति के रूप में कुछ न कुछ लेकर आता है, इसके लिए गुडविल अकाउंट। फिर है रोकड़ या बैंक खाता, जो कुछ भी भुगतान किया गया है या फिर जो कुछ भी रोकड़ के रूप में फर्म को मिला है उसके लिए हम लोग रोकड़ खाता या बैंक अकाउंट बनाते हैं। आगे देखिए, उपर्युक्त आधार पर पुराने आर्थिक चिट्ठे को ध्यान में रखकर सबसे अंत में नए साझेदार के प्रवेश के बाद नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो बैलेंस शीट बना करके नए फर्म का नया आर्थिक चिट्ठा दिखाया जाता है। यहीं पर हम लोगों का ये आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।